हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति भी जिद ठान के बैठी थी इंग्लैंड आने की, और आए दिन दोनों में बहस छिड़ रही थी। शम्मी रात में आके सोई तो सुबह जब आँख खुली तो फोन बज रहा था। फोन उठाने का मन तो नहीं किया, करवट ले दोबारा आंखें बंद कर ली, पर फोन दोबारा रिंग होने लगा तो मजबूरन फोन उठाना ही पड़ा। स्क्रीन पर युक्ति का नाम देखकर शम्मी इरिटेट हो उठी थी। सुबह के 4:15 हो रहे थे और पिछले 24 घंटों में ये युक्ति का 50वां फोन था। फोन उठाते हुए शम्मी बोली, क्या है युक्ति, तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है? 4 बजे। पता है, पर मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। सुबह 6 बजे से तुम्हें फोन करने का सोच रही हूँ, अब और नहीं रुक सकती। बस तुम्हें ये बताना था, मैं आज शाम या कल जब भी टिकट मिलेगी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुमने तो जिद ही पकड़ लिया। तुम्हें ये जिद लगती है तो ऐसा ही से मैं आ रही हूँ। सुनो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो अभी। रात बहुत देर तक हम दोनों इस केस पर मगजमारी करके लेट सोए हैं, शम्मी और उसका लॉयर। और आज का दिन रुक जाओ, शाम को फोन करूंगी तब इस बारे में बात करेंगे। अब प्लीज ना तो मुझे फोन करना और ना अपने मन से कोई काम करना। शाम तक का इंतजार कर लो, फिर जो मन में आए करना। ओके, बाय। मन महसूस कर युक्ति बाय बोली और फोन कट गया। दिन बीतने के साथ युक्ति शम्मी के फोन का इंतजार करती रही। आखिर 11 बजे के करीब शम्मी का फोन आया। फोन उठाते ही बोली, बताओ कब की टिकट करवाऊं? कभी की नहीं, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगी। कल या फिर परसों तक सब क्लियर हो जाएगा, बस वैसे ही टिकट करवा लूंगी, सब मैनेज हो गया है। युक्ति ने कहा, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक से नहीं हुआ, इतने दिनों से पापा, मैं और मेरा लॉयर जो कोशिशें कर रहे थे, बस उन्हीं सब की वजह से मैनेज हुआ है। फॉरेन मिनिस्ट्री से किसी की अप्रोच काम आ गई है। वैसे भी मुझ पर सिर्फ शक था, उसके आधार पर कोई केस बना नहीं और ना ही मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन या एविडेंस नहीं है, तो उसी भी आप पर मुझे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बनती। बाकी मेरा लॉयर यहाँ है, यहाँ की कोर्ट जब चाहेगी मैं आ जाऊंगी। ये सारी बातें मेरे भी आप पर मेरे लॉयर ने कर ली है, बस यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी है और वो 2 दिन में हो जाना चाहिए, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। पक्का ना? मुझे फिर से झांसा तो नहीं दे रही हो? झांसा क्यों दूंगी, सच बोल रही हूँ। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने साइन कर दी है, कल बाकी की अथॉरिटी भी साइन कर दे, बस काम हो जाएगा। तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाए और जल्दी से निपट जाए। प्रार्थना तो मैं करूंगी। ठीक है, फिर अब सो जाओ, काफी टाइम हो गया होगा, और अपनी स्टडी पर फोकस करो, एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे। बाय, गुड नाइट। ये बोलकर दोनों ने फोन कट कर दिया। अगले दो दिन दोनों की जान एक तरह से हलक में फंसी रही। आखिर 2 दिन बाद अथॉरिटी ने शम्मी को वापस इंडिया जाने की परमिशन दे दी, पर शर्त के साथ कि इस केस में वो पूरा सहयोग करेगी। शम्मी अभी भी उस ऑफिस से निकली ही थी कि युक्ति का फोन आ गया। साथ में उसके लॉयर के साथ 2 ऑफिसर रैंक के पुलिस अधिकारी भी थे, इसलिए शम्मी फोन पिक नहीं कर पाई, पर युक्ति फोन पर फोन किए जा रही थी। शम्मी ने तंग आकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। घर आकर शम्मी ने युक्ति को फोन मिलाया तो युक्ति ने फोन उठाते ही शम्मी से पूछा, कहाँ थी? फोन पिक करने के बजाय फोन स्विच ऑफ ही कर दिया, तुम्हें परवाह है मेरी? चिड़े स्वर में युक्ति का सवाल सुन शम्मी भी इरिटेट होकर बोली, कि तो बिना परवाह हुए तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम्हारी परवाह थी तभी यहाँ 1 महीने से अपना काम काज छोड़ पड़ी हूँ, और अगर फोन पिक नहीं कर रही हो तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि कहीं बिजी होंगी या किसी काम में फंसी होंगी, फोन पर फोन किए जा रही हो।
युक्ति चुप थी। शम्मी जब बोल चुकी तो युक्ति बोली, सही कह रही हो, मेरे पास अकल होती तो किडनैप थोड़ी ना होती, और मेरी वजह से ना तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती। मेरी वजह से तो वहां फंसी हुई हो, पता नहीं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। अब ये सब सुन शम्मी इरिटेट हो गई थी। वो और इरिटेट होकर बोली, युक्ति प्लीज डोंट बी ड्रामेटिक, मैं अभी बिजी हूँ और रात में भी बात नहीं हो पाएगी, मुझे जाना जरूरी है। युक्ति ने शम्मी की आवाज में गुस्से और झंझलाहट को महसूस किया तो उसने भी गुस्से में ओके कहकर फोन कट कर दिया। शम्मी कुछ और कहने जा रही थी पर युक्ति के फोन काटने पर फोन कान से हटा कुछ पल घूरती रही और गुस्से में फोन उठा के पटक दिया। गनीमत ये रही कि फोन जमीन के बजाय बेड पर जा गिरा। शम्मी का मूड ऑफ हो चुका था पर उसे डिनर के लिए तो जाना ही था, और जाना इसलिए भी जरूरी था कि शम्मी ने एज अ थैंक यू जेस्चर कुछ लोगों को डिनर पर इनवाइट किया था, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर, उनकी वाइफ्स और उनके फ्रेंड उसकी वाइफ थे। एक तरह से छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी एक होटल में। शम्मी तैयार हो अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ के साथ निकल गई। होठों पर झूठी स्माइल सजाए वो अपने मेहमानों को एंटरटेन कर रही थी। मेजबान जो थी, ये पहली बार नहीं था जब दोनों के बीच बहस हुई थी, पर इस बार की बहस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लड़ाई में बदल गई थी। ना तो युक्ति शम्मी की परेशानी समझ रही थी और शम्मी दूर होने और वक्त की कमी की वजह से ना उसे समझा पा रही थी। रात को शम्मी जब फ्री हुई तो बहुत टाइम बीत चुका था। उसने फोन करना ठीक ही नहीं समझा और सो गई। अगले दिन सोकर उठी तो बहुत सारे काम निपटाने थे, पैकिंग करनी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने थे, वो भी अथॉरिटीज के ऑफिस जाकर। इन्हीं सब में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। आखिर एयरपोर्ट निकलते हुए रास्ते में उसने युक्ति को मैसेज किया और प्लेन के टेक ऑफ होने पर इंडिया में लैंड होने का टाइम मैसेज कर दिया। फ्रेंड साथ था इसलिए युक्ति को फोन करना ठीक नहीं समझा। जाने युक्ति नाराजगी में कैसा फील करे। फिर सोचा कि अब जा ही रही हूँ तो इंडिया पहुंचकर उसे मना ही लूंगी। शम्मी की फ्लाइट ने लैंड किया तो सबसे पहले उसने युक्ति को फोन किया, पर युक्ति ने फोन पिक नहीं किया तो शम्मी ने मैसेज डाला, पहले तुमसे मिलना चाहती थी, लगा था शायद तुम एयरपोर्ट पर रिसीव करने आओगी, शायद नाराज हो, अभी फ्लाइट पर जा रही हूँ, शावर लेकर तुम्हें मिलने आऊंगी, अपना सामान पैक रखना, तुम मेरे साथ आओगी। युक्ति के फोन ने बीप किया तो मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराई और खुद से ही बोली, मतलब नाराज नहीं है शम्मी। शम्मी ने फ्लैट पर पहुंचकर दरवाजे का लॉक खोला और बड़ा सा बैग अंदर कर दरवाजा लॉक किया। साफ सुथरा घर देखकर वो हैरान तो हुई, पर सोचा शायद युक्ति ने आकर साफ सफाई करवाई होगी। किचन से पानी पीकर सोफे पर आकर कुछ मिनट बैठी, फिर उठकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेडरूम का दरवाजा खुला तो सामने युक्ति को देखकर शम्मी का मुंह खुला रह गया। युक्ति बड़े ही कातिलाना अंदाज में ब्लैक सेक्सी ड्रेस डाले खड़ी हुई थी। ये वही ड्रेस थी जो शम्मी उसके लिए खरीद कर लाई थी पर दे नहीं पाई थी। हकबकाई सी शम्मी युक्ति को आंखें फाड़े देख रही थी। शम्मी को अपनी तरफ ऐसे देखते युक्ति के होठों पर कातिल और मिस्टीरियस मुस्कान आ गई थी। शम्मी अपनी जगह जड़ खड़ी थी और युक्ति अदा से चलती हुई शम्मी के पास आई, पर एक हाथ की दूरी पर रुक गई। ब्लैक ट्रांसपेरेंट शर्ट के नीचे बिकनी बॉटम। युक्ति ने ऊपर के 2 बटन खोले थे
तो शर्ट कंधों से निकलकर नीचे आ गई, पर गिरी नहीं। शर्ट के नीचे पतली सी चेन कंधों पर रुक गई थी, जिसने शर्ट को गिरने से रोक लिया था। शर्ट को नीचे गिरता देख शम्मी का दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे मतलब कंधों से सरकता देख युक्ति और करीब आई और बोली, कहाँ थी? 2 घंटे पहले मैसेज किया था कि फ्लैट पे जा रही हो और अब पहुंची हो। सुबह से इंतजार कर रही हूँ और पिछले 2 घंटों से इन कपड़ों में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहते कहते युक्ति ने शर्ट के नीचे के भी 3 बटन अनबटन कर दिए। शर्ट अब उभारों पर बस एक बटन के सहारे टिकी हुई थी और फिर बोली, अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? युक्ति ने शौकी से पूछा तो शम्मी मानो होश में आई और बोली, मालूम नहीं था मेरा इतना शानदार वेलकम होगा, वरना 2 घंटे पहले पहुंच जाती, घर नहीं जाती पापा से मिलने। शम्मी से ट्रॉली बैग साइड पर खड़ा किया और युक्ति के नजदीक आ गई। युक्ति का थोड़ा ढका सा कुछ खुला सा बदन देख शम्मी की नसों और शरीर में खून का उबाल बढ़ने लगा था। शम्मी को महसूस हो रहा था कि अचानक से उसका शरीर, जो कुछ देर पहले थकान और जेट लैग से बोझिल था, एकदम से तन गया था। शरीर में हरारत सी दौड़ रही थी। उस ट्रांसपेरेंट ड्रेस में वैसे लग था वो तो दिखाने के लिए पहनी गई थी कि दिखते हुए भी कुछ ना दिखे। ऊपर से युक्ति की शौकी भरी शरारत। शम्मी जैसे ही युक्ति के नजदीक आई, युक्ति पलट कर जाने को हुई तो शम्मी ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। उसे अपने सीने से सटाते हुए उसकी गर्दन को चूमते हुए बोली, क्या खूब पड़ता है, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इतना बोलते बोलते शम्मी ने शर्ट के नीचे बिकनी बॉटम के लेस खोल दिए तो सरकते हुए नीचे पैरों में जा गिरी। युक्ति के कानों के पास होठ ले जाकर पूछा, ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली? गुदगुदी के सहन पर काबू पाते हुए युक्ति बोली, किसी ने मेरे लिए खरीद कर रखी थी पर फिर दी नहीं तो मैंने पहन ली। वैसे तुमने दी क्यों नहीं मुझे? जब से खरीदी कुछ न कुछ लगा ही था, मौका ही नहीं मिला। पसंद आई तुम्हें? युक्ति ने कहा, ये तो मुझे पूछना चाहिए। आपने ये मेरे लिए खरीदी थी, अपने लिए नहीं। बस पहनना मुझे था। तुम्हारे लिए तो पसंद आई तुम्हें? शम्मी ने युक्ति के कमर और हिप्स को सहलाते हुए कहा, बहुत, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। कहते हुए उसके गालों को चूमते चूमते उसे अपनी तरफ मोड़ा और होठों को चूमने लगी। शुरुआत में चुम्बन धीमे और नर्म थे, फिर तेज और व्यग्र होने लगे, मानो युक्ति के होठों को चबा जाना चाहती हो। होठों से उतर कर गर्दन फिर कंधों तक पहुंची, जहाँ शम्मी बाइट करती, युक्ति की आह और कराह एक साथ निकलती और वो आह और कराह सुन शम्मी को और जोर से बाइट करने पर उकसाते। पिछले 2-2.5 महीनों की पूरी और खास तौर से पिछले 1 महीने की दूरी मानो पेट्रोल का काम कर रही थी। शम्मी चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसका बस ही नहीं चल रहा था, न जाने वो क्या ही कर जाना चाहती थी
और कुछ ऐसा ही हाल युक्ति का भी था, पर शम्मी ज्यादा ही अग्रेसिव हो गई थी और युक्ति ने भी उसे पूरी खुली छूट दे दी थी। ना तो उसे रोका, न टोका, न खुद को पीछे खींचा। ऐसा लग रहा था मानो उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। शम्मी ने युक्ति के शर्ट का आखिरी बटन खोला तो शर्ट भी उसके गोरे हाथों से फिसलते हुए पाँव में जा घुरी। शम्मी युक्ति का गोरा बदन निहारने लगी तो युक्ति शर्म से खुद को अपने ही बाजू में समेटने लगी। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ? अभी तो बड़ी बोल्ड बन रही थी, अब क्या हुआ? और युक्ति को बेड पर बिठाते हुए बोली, जिस कातिल अदा से थोड़ी देर पहले ही खड़ी थी वैसे ही बैठना। शम्मी उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर बोली, इनका सहारा लो और बैठो। युक्ति ने हाथ तो पीछे कर लिए, लेकिन शर्म का क्या करती, तो दाएं पैर को बाएं पैर पर रख लिया। उसे देख शम्मी जरा सी मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट। और फिर अपनी शर्ट शर्ट जींस एक एक कर उतारने लगी। दोनों एक दूसरे को देख नजरों की प्यास बुझा रहे थे। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल ही सुनेंगे, अब तो बाय।